गुड मॉर्निंग बच्चों। और सब कैसे हो? बढ़िया हो? उम्मीद है सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। हम सब लोग आज पढ़ने वाले हैं मोनेरा जगत। मोनेरा जगत के विषय में थोड़ी सी जानकारी आप ले लीजिए पहले। और पढ़ने से पहले एक चीज़ कहें कि आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अपने दोस्तों से कहिए, पढ़ाई के लिए प्रेरित करिए उनको, और पढ़ाई के लिए जो है करिए, ताकि जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं वो लोग आकर इस क्लास पर पढ़ें। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे मोनेरा जगत। लेकिन मोनेरा जगत से पढ़ने से पहले थोड़ी सी जानकारी आपको देते हैं इसके पहले की घटना के विषय में। आइए देखते हैं। एक वैज्ञानिक थे अमेरिका के R.H. विटेकर। R.H. विटेकर नामक वैज्ञानिक अमेरिका के निवासी थे, जिन्होंने सन 1969 ईस्वी में 1969 ईस्वी में जंतुओं को 5 जगत में वर्गीकृत करने का कार्य किया। जंतुओं को, जीवधारियों को 5 जगत में वर्गीकृत किया। अब 5 जगत वो कौन कौन से थे, आइए जरा सा हम देखें। और इस जगत को, वर्गीकरण को हम लोग बोलते हैं क्या? 5 जगत वर्गीकरण। जीवों का 5 जगत वर्गीकरण 5 जगत वर्गीकरण कहते हैं। 5 जगत वर्गीकरण में देखिए, इसके पहले भी कई वैज्ञानिकों ने जो है इसके विषय में विभाजन किया हुआ है। जैसे अरस्तु वैज्ञानिक थे, उन्होंने जंतुओं को जो है, पादपों को, पौधों को जो है 3 वर्गों में बांट दिया था। पहला वृक्ष, दूसरा झाड़ी और तीसरा शाक। और जंतुओं को जो है उन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया। पहला जो है आरबीसी की उपस्थित के आधार पर कहा कि जिसमें आरबीसी उपस्थित है, और दूसरा जो है आरबीसी अनुपस्थित है। इस प्रकार से जंतुओं को भी उन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया था। तो सर्वप्रथम अगर विभाजन की प्रक्रिया की बात की जाए, विभाजन का वर्गीकरण सर्वप्रथम स्टार्ट करने वाले वैज्ञानिक थे, उनका नाम था अरस्तु। लेकिन उसके बाद कई वैज्ञानिकों ने विभाजन किया। विभाजन करने के बाद सबसे अच्छा विभाजन अगर माना जाता है तो R.H. विटेकर साहब का माना जाता है 5 जगत वर्गीकरण के विषय में। वही 5 जगत वर्गीकरण आज हम लोग सीख लें, और फिर हम लोग पढ़ेंगे पहला जगत, जिसका नाम है मोनेरा जगत। कौन सा जगत? मोनेरा जगत। आइए देखते हैं। सबसे पहला जो जगत उन्होंने किया वो मोनेरा जगत था। दूसरा जो जगत था वो प्रोटिस्टा था। तीसरा जगत जो था फंजाई था, या कवक कह लीजिए, कवक। चौथा जो था वो था आपका प्लांटी। और लास्ट में एक जगत था एनीमेलिया। इस प्रकार से R.H. विटेकर साहब ने, जो एक अमेरिका के वैज्ञानिक थे, उन्होंने सन 1969 ईस्वी में जंतुओं को, अर्थात जीवधारियों को 5 जगत वर्गीकरण किया। जंतुओं को 5 जगत में बांटने का जिम्मा किया। अर्थात जंतुओं को उन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी, एनीमेलिया, इस प्रकार से 5 जगत में वर्गीकृत किया। और हम लोग आज इन्हीं 5 जगतों में से एक जगत मोनेरा जगत के विषय में पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग ये स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मोनेरा जगत के विषय में। देखिए, हमने सीखा कि जंतुओं को R.H. विटेकर साहब ने 5 समूह में बांटा। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनीमेलिया। इस प्रकार से R.H. विटेकर साहब ने 5 जगत वर्गीकरण किया। अब उस 5 जगत वर्गीकरण में सबसे पहला जगत वर्गीकरण हम लोग सीखेंगे, मोनेरा जगत के विषय में पढ़ेंगे। तो मोनेरा जगत के विषय में पढ़ने से पहले आइए इनके विषय में कुछ हम लोग जानें।
देखिए, मोनेरा जगत के जो प्राणी हैं वो ज़्यादातर प्रोकैरियोटिक होते हैं, अर्थात ये प्रोकैरियोटिक कोशिका से बने होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका से बने होते हैं। कोशिकाएं दो प्रकार की, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक कोशिकाएं। ये मोनेरा जगत के जितने भी प्राणी हैं वो ज़्यादातर यही प्रोकैरियोटिक कोशिका और ये सूक्ष्म जीव होते हैं, अर्थात ये सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्म जीव अर्थात सूक्ष्मदर्शी प्रोटिस्टा प्रोकैरियोटिक तथा एक कोशिकीय जीव होते हैं। एक कोशिकीय जीव कैसे जीव होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं ये। अगर हम बात करें मोनेरा जगत के विषय में, तो मोनेरा जगत के जो प्राणी होते हैं वो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स कोशिकाओं से बने होते हैं। ये सूक्ष्मदर्शी प्रोकैरियोट्स और एक कोशिकीय जीव होते हैं। इस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि जंतुओं को 5 जगत वर्गीकरण में बांटने के बाद मोनेरा जगत का वर्गीकरण किया गया। मोनेरा जगत में जो है उन जंतुओं को रखा गया जो सूक्ष्मदर्शी हैं, प्रोकैरियोट्स हैं और एक कोशिका से मिलकर अर्थात एक कोशिकीय जीव हैं। कैसे जीव हैं? एक कोशिकीय जीव हैं। जीवाणु प्रोकैरियोट्स कोशिका का मतलब होता है कि ऐसी कोशिकाएं जिसमें वास्तविक केंद्रक नहीं होता, वास्तविक केंद्रक नहीं होते। इसमें केंद्रक वास्तविक नहीं होता, आभासी, अर्थात इसमें और भी जो कोशिकांग होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो कोशिकांग होते हैं, अगर कोशिकांग की बात करें, कोशिकांग पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते या यूं कह लीजिए कि स्पष्टता नहीं होती, इनका केंद्रक भी स्पष्ट नहीं होता, कोशिकांग भी स्पष्ट नहीं होते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वो अल्प विकसित होती है। कैसी होती है? अल्प विकसित होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं अल्प विकसित होती हैं। देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे मोनेरा जगत के प्रमुख लक्षण। मोनेरा जगत के विषय में हमने जाना कि मोनेरा जगत के जो प्राणी हैं वो ज़्यादातर प्रोकैरियोट्स होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। रिवीजन करिए सभी, एक कोशिकीय होते हैं, प्रोकैरियोट्स कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और इनमें केंद्रक जो है आभासी होता है, वास्तविक केंद्रक नहीं होता है, वास्तविक केंद्रक नहीं होता है। इस प्रकार से हमने इसके विषय में जाना। इसमें ज़्यादातर जो है जंतु जो आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है, नील हरित शैवाल है, ये सभी जो माइकोप्लाज्मा है, ये सभी जीव जो है इसमें आते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मोनेरा जगत के कुछ लक्षण। मोनेरा जगत के प्रमुख लक्षणों के विषय में लिखेंगे, तो सभी लोग हेडिंग डालिए मोनेरा जगत के प्रमुख लक्षण। मोनेरा जगत के प्रमुख लक्षण के विषय में हम लोग जानेंगे। देखिए, अभी हमने मोनेरा जगत के विषय में पढ़ा। अब मोनेरा जगत के विषय में पढ़ने के बाद हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि मोनेरा जगत के प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं। मोनेरा जगत के प्रमुख लक्षणों में से अगर हम लोग बात करें तो इसका सबसे पहला जो लक्षण होता है कि ये सूक्ष्मदर्शी एक कोशिकीय एवं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से बने होते हैं, पहला लक्षण। दूसरा लक्षण ये है कि इनके केंद्रक के स्थान पर केंद्रकाभ पाया जाता है, जिसे वलयाकार डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? वलयाकार डीएनए बोलते हैं। किसे बोलते हैं? जो केंद्रक के स्थान पर एक केंद्रकाभ पाया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं वलयाकार डीएनए। इनके केंद्रक में हिस्टोन प्रोटीन तथा केंद्रिका नहीं पाई जाती है। इनके केंद्रक में हिस्टोन प्रोटीन तथा केंद्रिका नहीं पाई जाती है। अगले लक्षण की बात करें तो तीसरे नंबर का इनका जो लक्षण है वो इन जीवों की कोशिका में झिल्लियों से घिरे हुए कोशिकांग
जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, अंतःद्रव्यी जालिका, गाल्जी काय और आदि नहीं पाए जाते हैं। अर्थात तो सभी कोशिकाओं में कोशिकांग पाए जाते हैं, बट इनकी कोशिकाओं में जो कोशिकांग होते हैं वो झिल्ली से घिरे हुए नहीं पाए जाते, वो झिल्ली से घिरे हुए नहीं पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, अंतःद्रव्यी जालिका और गाल्जी काय। अगले लक्षण के विषय में हम लोग चर्चा करें तो अगला लक्षण, इनमें वास्तविक रिक्तिका नहीं पाई जाती। रिक्तिका, देखिए कोशिका में रिक्तिका वह स्थान है जहां पर भोजन, जल, खनिज लवण इत्यादि चीजों का संग्रह करते हैं पेड़ पौधे, लेकिन इनमें क्या होता है कि रिक्तिका होती ही नहीं है। अगले लक्षण के विषय में बात करें तो इनकी कोशिका में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। की बात करें तो इनमें प्रजनन क्रिया प्रायः अलैंगिक प्रकार की होती है, अलैंगिक प्रकार की प्रजनन की प्रक्रिया इसमें पाई जाती है। अर्थात मोनेरा जगत के जो प्राणी हैं उनमें जो जनन की प्रक्रिया होती है वह अलैंगिक प्रकार की पाई जाती है। आई होप आपको ये सभी लक्षण समझ में आए होंगे। मोनेरा जगत के विषय में आपने कई चीज़ें जानी। इसकी एक लक्षण के विषय में अगर हम लोग और चर्चा करें तो इसका एक लक्षण और है। देखिए इसमें एक लक्षण और लास्ट लक्षण है, इनमें प्रचलन कसाब या कसाबिका द्वारा होता है। अर्थात ये एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए कसाब या कसाबिका का प्रयोग करते हैं। जो इनके शरीर पर बाल जैसी संरचनाएं, जिस प्रकार से रोम जैसे धागे जैसी संरचनाएं निकली होती हैं, इस प्रकार से अगर हम देखें तो इस प्रकार से जैसे एक बैक्टीरिया हो गई, इस बैक्टीरिया में इस प्रकार से संरचनाएं निकली रहती हैं, इसी को कहा जाता है कसाब। इसको हम लोग बोलते हैं कसाब। तो इस प्रकार से मोनेरा जगत के प्रमुख 7 लक्षणों के विषय में हमने जाना। अब इसी के विषय में हम लोग थोड़ा सा और जानकारी लेंगे और हम लोग पढ़ने वाले हैं मोनेरा जगत का वर्गीकरण। मोनेरा जगत का वर्गीकरण, ये मोनेरा जगत के वर्गीकरण के विषय में हम लोग थोड़ा सा अब आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं मोनेरा जगत के विषय में। अगर मोनेरा जगत के विषय में हमने लक्षण जान लिया, उसके बाद हम बात करेंगे मोनेरा जगत का वर्गीकरण। मोनेरा जगत का वर्गीकरण, देखिए आधुनिक वैज्ञानिकों ने मोनेरा जगत को 2 वर्गों में बांटा। आधुनिक वैज्ञानिकों ने मोनेरा जगत को 2 प्रभागों में बांटा। कितने प्रभागों में बांटा? 2 प्रभागों में। 2 प्रभाग कौन कौन से थे? देखिए अगर हम लोग बात करें मोनेरा जगत के मोनेरा जगत का जो वर्गीकरण था, मोनेरा जगत का वर्गीकरण, तो सबसे पहले उन्होंने जो है प्रथम प्रभाग में बांटा। कौन सा प्रभाग? प्रथम प्रभाग नंबर 1। डिवीजन फर्स्ट। और दूसरा उन्होंने बांटा द्वितीय विभाजन, द्वितीय प्रभाग डिवीजन सेकंड। सर्वप्रथम प्रथम प्रभाग में अगर हम लोग बात करें, देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं मोनेरा जगत का वर्गीकरण। मोनेरा जगत का वर्गीकरण, आधुनिक वैज्ञानिकों ने मोनेरा जगत को 2 प्रभागों में बांट दिया। कितने प्रभागों में बांट दिया? 2 प्रभागों में। समझ में आ रहा होगा आप लोग जो है इसको जो है ध्यान से समझ के जो है देखिए वीडियो को। मोनेरा जगत के विषय में अगर हम बात करें तो मोनेरा जगत का वर्गीकरण आधुनिक वैज्ञानिकों ने मोनेरा जगत को 2 प्रभागों में बांट दिया। कितने प्रभागों में बांटा? 2 प्रभागों में। कौन कौन सा प्रभाग था? प्रथम प्रभाग और द्वितीय प्रभाग। कितने प्रभाग हुए? कुल मिलाकर 2 प्रभाग हुए। प्रथम प्रभाग में इन्होंने यू बैक्टीरिया को रखा। यू बैक्टीरिया।
और दूसरे प्रभाग में इन्होंने आर्कीबैक्टीरिया का जो है नामकरण किया। इस प्रकार से सबसे पहले मोनेरा जगत को दो भागों में बांटा गया, प्रथम प्रभाग, द्वितीय प्रभाग। प्रथम प्रभाग में यू बैक्टीरिया को रखा गया, द्वितीय प्रभाग में आर्कीबैक्टीरिया को रखा गया। पुनः इस यू बैक्टीरिया को अर्थात प्रथम प्रभाग को 3 भागों में फिर से बांट दिया गया है। कौन कौन सा प्रभाग था? प्रथम प्रभाग, द्वितीय प्रभाग। प्रथम प्रभाग में यू बैक्टीरिया, द्वितीय प्रभाग में जो है हमने आर्कीबैक्टीरिया को रखा। आर्कीबैक्टीरिया द्वितीय प्रभाग में है। अब हम बात करें प्रथम प्रभाग में, तब प्रथम प्रभाग में पहला जो वर्गीकरण है वो है वास्तविक बैक्टीरिया की। वास्तविक बैक्टीरिया या हम कह सकते हैं बैक्टीरिया। देखिए बहुत सिंपल सा वर्गीकरण था मोनेरा जगत का। अगर हम वर्गीकरण के विषय में जो है बात करें तो मोनेरा जगत का वर्गीकरण आधुनिक वैज्ञानिकों ने किया। आधुनिक वैज्ञानिकों ने मोनेरा जगत को 2 भागों में डिवाइड किया, प्रथम प्रभाग, द्वितीय प्रभाग। यू बैक्टीरिया प्रथम प्रभाग में, आर्कीबैक्टीरिया को जो है उन्होंने द्वितीय प्रभाग में रखा। इस प्रकार से यू बैक्टीरिया के विषय में अगर हम लोग बात करें तो यू बैक्टीरिया में 3 प्रकार के बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु आते हैं। वास्तविक बैक्टीरिया, वास्तविक जीवाणु या जीवाणु के विषय में बात करें, साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल जिसे कहते हैं, और लास्ट में आता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा अगर हम बात करें यूनिवर्स की सबसे छोटी इकाई अर्थात सबसे छोटी कोशिका से मिलकर बना हुआ है। तो इस प्रकार से हमने जान लिया कि मोनेरा जगत का वर्गीकरण क्या है। आइए हम बात करें अब मोनेरा जगत के विषय में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जीवाणु के विषय में कि जीवाणु क्या है, जीवाणुओं के रहन सहन, जीवाणुओं के उद्भव स्थल और जीवाणुओं का वासस्थान कौन कौन सा होता है, और जीवाणु के विषय में सर्वप्रथम बताने वाले कौन कौन से वैज्ञानिक थे, इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग करेंगे बैक्टीरिया। अब हम लोग बैक्टीरिया, नेक्स्ट हेडिंग आप लोग सभी डालिए बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के विषय में अब थोड़ा सा हम लोग चर्चा करें। मोनेरा जगत का सबसे प्रचलित प्राणी बैक्टीरिया है, मतलब जो है जीवाणु है। अब जीवाणु के विषय में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करें कि जीवाणु क्या है और जीवाणु कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। देखिए मोनेरा जगत का प्राणी अगर विशेष रूप से अगर कहा जाए तो यही है। सभी जीवाणु मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। जितने भी जीवाणु हैं, जितने भी जीवाणु हैं, जीवाणु जितने अर्थात सभी प्रकार के जीवाणु, सभी जीवाणु किसके अंतर्गत आते हैं? मोनेरा के जगत के अंतर्गत आते हैं, मोनेरा जगत में आते हैं। पहला पॉइंट आपके पास मिला, क्या मिला? पहला पॉइंट हमको लोगों को मिला कि सभी जीवाणु जो होते हैं मोनेरा जगत में रखे जाते हैं। पहला पॉइंट नोट करिएगा सभी लोग कि सभी जीवाणु मोनेरा जगत में आते हैं। किस जगत में आते हैं? मोनेरा जगत में आते हैं। इसके विषय में अगर हम लोग चर्चा करें तो सर्वप्रथम हालैंड के एक वैज्ञानिक थे। दूसरे पॉइंट पे आप लोग सभी नोट करेंगे कि हालैंड के एक वैज्ञानिक, किस देश के? हालैंड के एक वैज्ञानिक थे। हालैंड के वैज्ञानिक एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने जो है सर्वप्रथम सन 1683 के विषय में बात करें, 1683 में हालैंड के वैज्ञानिक एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने सन 1683 ईस्वी, हालैंड के वैज्ञानिक एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने 1683 में अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी
सूक्ष्मदर्शी द्वारा जल, लार एवं दांत के खुरचे मैल में देखा। दूसरा पॉइंट आप लोगों ने नोट किया, दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि हॉलैंड के वैज्ञानिक एंटोनी वान लीवेनहॉक ने सन 1683 में अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी द्वारा जल में, लार में एवं दांत के से खुरचे मैल में, दांत में जो मैल हो जाता है जिसको आप लोग रीठ बोलते हैं, उसमें जो है इन्होंने बैक्टीरिया की उपस्थिति के विषय में सर्वप्रथम बताया था। इस प्रकार से अगर हम कहें कि बैक्टीरिया की खोज सर्वप्रथम किसे कहा जाए, खोजकर्ता किसे कहा जाएगा, तो बैक्टीरिया की खोज सर्वप्रथम जो है एंटोनी वान लीवेनहॉक साहब ने की थी। हॉलैंड के एक निवासी थे जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने सन 1683 में जो है मानव के लार एवं दांत में जो खुरचे मैल होता है उसमें इसकी उपस्थिति को बताया था। अगले पॉइंट में, अगला पॉइंट देखिए, अगले पॉइंट पर अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो अगला पॉइंट है एरनबर्ग साहब ने सबसे पहले इसे बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु नाम दिया। एरनबर्ग साहब ने सर्वप्रथम इसे जो है बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु का नाम दिया था। जितनी भी चीज़ें सड़ जाती हैं अर्थात वो बेकार हो जाती हैं, अर्थात सभी चीज़ों के सड़ने का कारण जो है बैक्टीरिया होती है। लुई पाश्चर ने स्पष्ट किया कि पदार्थों का सड़ना तथा विभिन्न रोगों का कारण सूक्ष्म जीव होते हैं। लुई पाश्चर एक वैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने इस विषय में किण्वन के विषय में बताया कि किण्वन का सबसे प्रमुख कारण कौन होता है, जीवाणु होता है। जीवाणु जो होते हैं किण्वन के सबसे प्रमुख कारण है, इसी वजह से वस्तुएं सड़ जाती हैं और एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो जाती हैं। मानव में या किसी भी जंतु में रोग का सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो वो है जीवाणु। ये बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? लुई पाश्चर साहब थे। क्लास में अगर आनंद आ रहा हो, मज़ा आ रहा हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखिए, लुई पाश्चर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने लुई पाश्चर ने नेक्स्ट पॉइंट, आप सभी लोग नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि लुई पाश्चर जो वैज्ञानिक थे उन्होंने अपने कार्यों के आधार पर, लुई पाश्चर ने अपने कार्यों के आधार पर रोगों की उत्पत्ति रोगाणुओं द्वारा जो है सिद्धांत प्रस्तुत किया। पाश्चर साहब ने जो है, लुई पाश्चर ने अपने कार्यों के आधार पर रोगों की उत्पत्ति रोगाणुओं द्वारा सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस प्रकार से जो है लुई पाश्चर साहब ने जो है अपना सिद्धांत दिया कि वस्तुएं सड़ती किस लिए हैं। सड़ने का सबसे बड़ा कारण होता है बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु। अगर कोई भी वस्तु एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो रही है, सड़ रही है, तो वो सबसे बड़ा कारण यही होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, इसके बाद हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि एक अगले वैज्ञानिक आते हैं जो जीवाणु के विषय में ही एक बात और बताते हैं कि रॉबर्ट कोच साहब, इन्होंने अपने प्रयोग के आधार पर बताया कि चौपायों में होने वाला एंथ्रेक्स बीमारी, जो एंथ्रेक्स नामक बीमारी होती है, चौपायों का मतलब जो भेड़ और बकरियों का जो पालन करते हैं उन्हीं को कहा जाता है। और उनकी जब बाल की कटाई होती है तो बाल की कटाई में एक प्रकार का जीवाणु जो है उनके नाक और मुंह के द्वारा जो है उनमें अंदर प्रवेश कर जाता है, जिसकी वजह से उनमें एक बीमारी हो जाती है जिसको कहते हैं एंथ्रेक्स। क्या बोलते हैं? एंथ्रेक्स बोलते हैं। और मनुष्य में क्षय रोग, तपेदिक
या यक्षमा जो होता है और हैजा, ये सभी बीमारी का सबसे बड़ा अगर कोई कारण है तो वो है क्या? जीवाणु है। कौन है? जीवाणु है। बात समझ में आ रही होगी। देखिए, जीवाणु जो है हमारे लिए अत्यंत खतरनाक होते हैं, लेकिन कहीं कहीं फायदेमंद भी होते हैं। फायदे के विषय में भी चर्चा होगी अभी तो फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं बैक्टीरिया के विषय में। बैक्टीरिया के विषय में बताने वाले कई वैज्ञानिकों के विषय में देखा। अब जीवाणुओं के विषय में हमने कई चीज़ें जो है पढ़ी, और जीवाणु के विषय में हमने जाना कि जीवाणु जो होते हैं वस्तुओं में किसी भी प्रकार की बीमारी, सड़न और एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण कर सकते हैं। तो जो है बैक्टीरिया के विषय में पढ़ना इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया, बैक्टीरिया के विषय में पढ़ना इतना इम्पॉर्टेंट हो गया कि हमने क्या किया कि बैक्टीरिया को पढ़ने के लिए एक विज्ञान की शाखा कर दी, एक विज्ञान की अलग प्रकार की शाखा कर दी। विज्ञान की एक नई शाखा का जो है हमने निर्माण किया। विज्ञान की एक शाखा बनी जिसका नाम जो है पड़ा जीवाणु विज्ञान। जीवाणु विज्ञान, जीवाणु विज्ञान नाम पड़ा इसका, बैक्टीरियोलॉजी। देखिए, जीवाणु के विषय में हम काफ़ी देर से जीवाणु के विषय में पढ़ रहे हैं। तो जीवाणु इतना इम्पॉर्टेंट हो गया कि बाद में जीवाणु को पढ़ने के लिए विज्ञान की एक नई शाखा का जो उद्भव हो गया, विज्ञान की एक नई शाखा बन गई। विज्ञान की शाखा जिसको हम लोग बोलेंगे जीवाणु विज्ञान या बैक्टीरियोलॉजी। क्या बोलेंगे? बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरिया के विषय में पढ़ना इतना इम्पॉर्टेंट हो गया कि हमने क्या किया, उसको एक नए नाम से दे दिया भैया कि जीवाणु विज्ञान। बैक्टीरियोलॉजी कहा उसको, हमने क्या कहा? बैक्टीरियोलॉजी कहा। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताया जाए कि लुई पाश्चर को नोट करेंगे सभी बच्चे। लुई पाश्चर को सूक्ष्म जैविकी का पिता कहते हैं। सूक्ष्म जैविकी का पिता। देखिए, तो हमने क्या बताया कि जीवाणु के विषय में इतना इम्पोर्टेंट बात हो गई कि जीवाणु की एक नई शाखा का निर्माण हुआ जिसे जीवाणु विज्ञान, बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। लुई पाश्चर को सूक्ष्म जैविकी का पिता लुई पाश्चर साहब ने, देखिए अभी इसके पहले हमने लुई पाश्चर के विषय में बताया कि लुई पाश्चर साहब ने इसके विषय में बहुत सी चीज़ें बातें बताई, इसलिए इनको सूक्ष्म जैविकी का पिता। जबकि ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसका जनक? जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। और रॉबर्ट कोच साहब को आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। इस प्रकार से हमने देखा कि जीवाणु का बहुत बड़ा, अधिकांश रूप से इसका जो है एक प्रकार से कह लीजिए कि अध्ययन किया गया, एक नई शाखा बन गई जीवाणु विज्ञान। इस वजह से अगर हम बात करें 1885 से लेकर 1914 तक जीवाणु के विषय में बहुत सी जानकारी जो है कलेक्ट की गई। इस वजह से इस युग को जीवाणुओं का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस वजह से इसको जीवाणुओं का स्वर्ण युग कहा जाता है। किसके बीच में? सन 85 से लेकर 1885 से लेकर सन 1914 के बीच में जीवाणुओं का अधिकांश रूप से अध्ययन किया गया। इसके पूरी कैटेगरी के विषय में जानकारी ली गई। इस वजह से इसको हम लोग जो है जीवाणुओं का स्वर्ण युग कहते हैं। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब एक लास्ट पॉइंट जो हम लोग चर्चा करेंगे, इनके वास स्थान के विषय में चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद जो है क्लास ओवर होगी। ठीक, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए वास स्थान। देखिए, हम लोग अगर जीवाणुओं के वास स्थान के विषय में अगर चर्चा करें तो
ऐसा कोई जगह ही नहीं है जहाँ पर जीवाणु न पाए जाएं। अर्थात जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो सर्वव्यापी होते हैं। जीवाणु सर्वव्यापी होते हैं। कैसे होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं, अर्थात ये हर जगह पाए जाएंगे। हर जगह का मतलब भाई, हर जगह का मतलब कि हर जगह, जैसे गर्म जल के झरनों, मरुस्थल, बर्फ, गहरे जल, समुद्र जैसे विषम परिस्थिति के वास स्थानों पर भी ये पाए जाते हैं। जैसे कि गर्म जल के झरनों, गर्म जल के झरनों, मरुस्थल, झील, नदी, तालाब, मिट्टी, पेड़, जीव जंतुओं के शरीर में, बर्फ में, समुद्र में, मतलब ऐसा कह लीजिए कि लगभग हर जगह ये लोग जो है अपना डेरा डाले हुए हैं। ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि भाई ऐसा वह कोई स्थान नहीं जहाँ जीवाणु मिला नहीं, ऐसा स्थान कोई नहीं जहाँ जीवाणु मिला नहीं। यानी कि गर्म जल में, झरनों में भी ये गर्मी लेने चले जाते हैं, अर्थात मरुस्थल, झील, नदी, तालाब, मिट्टी, पेड़ पौधे। अच्छा, हम लोगों के शरीर में भी कभी कभी घर बना के जो है ये लोग रहना स्टार्ट कर देते हैं। और बर्फ़ में सोचिए, बर्फ़ में भी ये रह लेते हैं। गर्मी में तो देखिए 80 डिग्री, अगर बात करें तो 80 डिग्री टेम्परेचर पर भी ये लोग जो है गर्मी में रह सकते हैं। अर्थात अगर कोई वस्तु 80 डिग्री टेम्परेचर तक है तो उसमें भी ये जीवित रहेंगे। तो सोचिए, हम कह सकते हैं कि जीवाणु का वासस्थान कैसा है कि भाई ये हर जगह प्राप्त है, अर्थात हर जगह है। बउआ लोग नहाया करो, नहीं तो जीवाणु तुम्हारे शरीर पर भी है, ठीक है, नहाओ, और नहीं तो जीवाणु जो है तुमको बीमार कर देंगे। अभी हमने सीखा कि जीवाणु जो होते हैं हैजा का प्रमुख कारण होते हैं, तो इस वजह से नहाना बड़ा ज़रूरी है। तो नहाया करो बाबू, जो लोग ठंडी में बैठे रहते हो वो लोग नहाया करो, ठीक है। ओती लोग जो है, बहुत ओती लोग हैं, नहाया करो। ओके, आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी, मज़ा आया होगा, और नई नई चीज़ें जो है आपने जीवाणु के विषय में देखा, सीखा। ऐसे ही ज़बरदस्त सेशन के लिए आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो है आप लोगों की क्लास अच्छे से मिल सके। और इसी के आगे हम लोग अभी इसमें प्रमुख लक्षण अभी कुछ और हैं, इनके बैक्टीरिया के लक्षण। अभी तो हमने मोनेरा जगत के लक्षण पढ़ा है, अभी हम पढ़ने वाले हैं जीवाणु के क्या क्या लक्षण होते हैं, जीवाणुओं के कौन कौन से लक्षण होते हैं, ये पढ़ेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए सबसे धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।